वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेन का एग्ज़ाम जो 31 अक्टूबर को संपन्न हुआ, उसके एक शिफ्ट के आए हुए सारे ही मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स मेमोरी बेस्ड, इस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। इस साल का एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम आपको देना है और ये मेन का क्वेश्चन पेपर है, मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगे। आइए देखते हैं व्हाट शुड बी द बेस्ट अप्रोच। आइए सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन टाउन एक्स एंड वाई द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल आर इन द रेशियो 5:3 एंड 5:1 रेस्पेक्टिवली। टू टाउन्स हैं एक्स एंड वाई, उसमें मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, मेल्स इन टाउन एक्स आर 500 लेस देन द मेल्स इन टाउन वाई। रिलेशन बता दिया, रियल वैल्यू बता दिया रेशियो के साथ। इफ द पॉपुलेशन इन बोथ द टाउन्स आर द सेम देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन बोथ द टाउन्स। कितना सुंदर क्वेश्चन है। देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहली बात है, हम लोग बोले कि यहां पर मेल्स हैं, ठीक है, यहां पर मेल्स हैं, यहां पर फीमेल्स हैं, ठीक है। ये टाउन एक्स है और ये टाउन वाई है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें, टोटल की अगर हम बात करें और उनमें मेल और फीमेल की बात करें, तो देखिए क्या है। टाउन एक्स में मेल फीमेल का रेशियो 5:3 है, 5:3 है टाउन एक्स में। तो टोटल कितना हुआ 8। और टाउन वाई में मेल एंड फीमेल का रेशियो 5:1 है। तो यहां पर टोटल कितना हुआ 6। पर दोनों टाउन का पॉपुलेशन सेम है तो हम इसे इक्वल कर देते हैं। टोटल के साथ ये रेशियो है। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ 24। इनको 24 बनाते हैं। अगर हम इनको 24 बनाएं तो 3 से करना पड़ेगा, पर आपको इन सबों को 3 से करना पड़ेगा। और यदि इसे 24 बनाना है तो 4 से करना होगा, तो आपको इन सबों को 4 से करना पड़ेगा। इसका माने ये हुआ, यहां पर मेल्स हैं 15 अगर, तो यहां फीमेल्स हैं 9, तो यहां पर मेल्स हैं 20। बोलिए और यहां पर फीमेल्स हैं 4। ठीक, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, दे आर ऑल ऑन द सेम स्केल। दोनों के मेल्स में 500 का डिफरेंस है, यानी दिस एंड दिस। तो ये जो डिफरेंस है, ये तो 5 है ना। 5 इज इक्विवेलेंट टू 500 गिवन दोनों के मेल्स का। तो दोनों के फीमेल्स का सम 9 + 4 13 क्या होगा। दोनों टाउन के फीमेल का सम क्या होगा। आप देख रहे हैं ये इंटू 100 है, तो ये भी इंटू 100 होगा, यानी कि 1300 होगा। बोलिए कितना शानदार क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए। क्लियर, 1300 यानी डी इज द आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, a right angled isosceles triangle is drawn inside a circle having a diameter of 14 cm। मतलब 14 cm डायमीटर वाले एक सर्कल के अंदर में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। एंड द सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर,
यानी वो जो सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया विच इज नॉट अंडर सर्कल एंड द एरिया विच इज नॉट अंडर ट्रायंगल। कितने शानदार ढंग से सवाल पूछा गया है। मैं बताता हूं आपको कि अगर हम बात करें सबसे पहले एक सर्कल की, तो ये सर्कल है, ठीक है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये सर्कल है, अब इसके अंदर बनाना आसान होगा। तो आप देखिए कि इसके अंदर अगर हम बात करें, इसके अंदर ये ट्रायंगल है, जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी दोनों साइड इक्वल हैं। अगर ये डायमीटर है, हम जानते हैं कि अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मिड पॉइंट को मिलाएंगे ये भी रेडियस ही होगा ना। चूंकि ये 14 cm है तो इसका मतलब 7 cm, ये भी 7 हुआ। बोलिए क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, कॉमन है, इक्वल है, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ ना। और जो एक स्क्वायर है, वो स्क्वायर क्या है? देखिए स्क्वायर क्या है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोगों को जो पूछा गया है कि जो ट्रायंगल के बाहर है और जो सर्कल के बाहर है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ट्रायंगल के बाहर ये पूरा एरिया, सर्कल के बाहर ये एरिया, ये तो कॉमन है। डिफरेंस लेंगे तो ये तो दोनों का कैंसिल हो जाएगा। रियल में ये पार्ट बचेगा, रियल में ये पार्ट बचेगा, ये पार्ट बचेगा। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कल एंड ट्रायंगल, यानी ये हो जाएगा ये वाला ऐसे ऐसे, देखिए ये वाला पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7, और ये वाला माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जल्दी बोलिए ये होगा कि नहीं। हम 7 एक कॉमन भी ले सकते हैं, 7 को यदि कॉमन ले लें तो 22 - 7, यानी कि ये 7 हमने कॉमन लिया तो 7 इंटू 15 यानी कि 105, ठीक है। तो ये बताया हुआ था कि दोनों के बीच का एरिया क्या होगा, ये 105 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। ये समझ गए, वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप ले लें, ठीक है। इसके पहले भी कर देते हैं कि ये ऑप्शन में स्क्वायर है। आगे बढ़े, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट। थर्ड नंबर, मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मतलब एक बात साफ है, कहा जा रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस है, दिस इज 100, एंड मार्क्ड प्राइस दिस इज डबल देन 200, ओके। तो बीच का गैप तो 100 हुआ ना। अब ये कहा जा रहा है कि ये तो डबल है, ओके। ए डिस्काउंट ऑफ D in rupees, मतलब D rupees, some rupees, 50 rupees, 30 rupees, 20 rupees, like that is given, दिया, okay, such that the profit is 50% more than the discount in rupees। तो आप मुझे बताइए, अगर यहां पर सेलिंग प्राइस आता है तो अगर D रुपीस का डिस्काउंट देते हैं, ऐसे सोचिए,
तो 50% ज्यादा, तो 1.5D। तो हम बोलते हैं कि डिस्काउंट 2x रुपीज का देते हैं, तो ये प्रॉफिट 3x रुपीज होता है। गैप 5x का हुआ कि नहीं? पर गैप तो 100 का है ना, जल्दी बताइए। गैप तो 100 का है, यानी 100 को 3:2 के रेशियो में बांट दीजिए। x लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 60 होगा कि नहीं इधर से, बोलिए, और इधर से 40 होगा कि नहीं। दैट मीन्स कि ये वैल्यू क्या निकलेगा, ये वैल्यू क्या निकलेगा, 60। बताइए 60। एक काम करते हैं, ये क्या निकलेगा, 60, इधर से 40। तो डिस्काउंट का वैल्यू अगर हम 100% माने कॉस्ट प्राइस, तो 60% का प्रॉफिट होता है, और 40% का 100 के रेस्पेक्ट में 40%। लेकिन डिस्काउंट तो हमेशा यहां से होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 20% डिस्काउंट दिया जाता है। देखिए 10% 20 है, तो दरअसल 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, सो दैट कि 60% का प्रॉफिट हो रहा है। हम लोगों से प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था, सो दिस इज द आंसर, 60% प्रॉफिट। बताइए, क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। A certain number of men can do a work in a certain number of days। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको बताया नहीं, कुछ नंबर है जो किसी वर्क को किसी सर्टेन डेज में करता है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। जो उस काम को कर रहा है, जो स्ट्रेंथ है, जितने दिनों में कर रहा है, उस वर्क को कर रहा है। फिर दूसरे तरीके से, इफ 8 more men would have joined them, पहले से जो है उसमें 8 more men, then work would be finished in 40% less time। रुकिए रुकिए रुकिए, हम ये मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि m मेन, ठीक है, m मेन जो है, m मेन किसी वर्क को वन वर्क को, दिस 1 यूनिट वर्क को, ठीक है, डी डेज में करते हैं, डी डेज में करते हैं, मान लेते हैं। हमें नहीं मालूम वर्क क्या है, एम क्या है, डी क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसी वर्क को, वर्क इज कांस्टेंट, मेन में चेंज हो रहा है तो टाइम में भी चेंज हो रहा है। तो टाइम कह रहा है कि टाइम जो है, टाइम पहले जो भी लगता हो, अब पहले की तुलना में 40% लेस, यानी 60% लगता है। 60% मतलब 5:3 का रेशियो है, ठीक है, 60%, 3/5। तो इसका मतलब स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होगा, स्ट्रेंथ, मेन स्ट्रेंथ जो है, मतलब मेन, वो 3:5 होगा। बताइए मुझे, मतलब पहले से स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज कितने का हुआ, 2, चेंज, इंक्रीज, स्ट्रेंथ में चेंज 2, और रियल में हुआ कितना है, तो 8 मेन। इसका मतलब ये है कि रेशियो सिस्टम में 2 को 8 मेन कहते हैं, 4 टाइम्स। तो इनिशियली मेन कितने थे, 12 मेन थे, बाद में वो बढ़ करके 20 मेन हो गए। जल्दी बताइए 20 मेन हो गए। इसका मतलब यह है कि शुरू में वो 12 मेन हैं जो किसी वर्क को डी डेज में कर रहे थे। जल्दी बताइए, ये तो ठीक है। अब मैं बताता हूं, देखिए, इफ 33 and 1/3% लेस मेन, अब इस बार फिर उसी वर्क के लिए बात हो रही है, स्ट्रेंथ में चेंज हो रहा है, टेक 30 more days to finish the same work। मतलब ये हुआ कि इस बार हम बात करते हैं टाइम की, इस बार जो है स्ट्रेंथ, है स्ट्रेंथ,
वो चेंज क्या होता है 33 एंड 1/3%, मतलब 1/3 लेस, मतलब 3 है तो 1 लेस तो 2, यानी 3 के जगह पर स्ट्रेंथ 2 हो जाए तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा 2:3। तो डिफरेंस मतलब टाइम बढ़ा 1, दिस इज डिफरेंस, चेंज टाइम में। तो 30 मोर डेज, दैट मीन्स कि 1 का मतलब हुआ 30 डेज, जल्दी बताइए। 1 का मतलब हुआ 30 डेज, तो 2 का मतलब क्या हुआ इनटू 30, यानी कि 60 डेज। 3 का मतलब जरूरी नहीं कि हम निकालने जाएं, यानी 90 डेज, यानी इनिशियली 60 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मेन किसी वर्क को 60 डेज में करते हैं, 12 मेन किसी वर्क को 60 डेज में करते हैं। हमने निकाला, यानी हमने m का वैल्यू भी निकाल लिया, 12, d का वैल्यू भी निकाल लिया, 60 डेज। क्वेश्चन ये है, then find the number of days required by 12 men to finish half of the work, यानी फुल वर्क करने में 60 डेज, तो हाफ वर्क करने में कितना दिन, क्या 30 डेज ना होगा, बताइए। है ना शानदार क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, मंथली इनकम ऑफ ए इज ₹11,000 मोर देन दैट ऑफ बी। इनकम जो है वो ए का बी से 11,000 ज्यादा है। ठीक है, ए स्पेंड 15% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन देयर रेंट्स। अपने अपने सैलरी का एक तो 15% खर्च करते हैं, दूसरा 10%। किस पर, रेंट पर। ओके, A and B spend 10% each of their monthly salary on household items. Household items पर दोनों अपने अपने सैलरी का 10% each खर्च करते हैं। ओके। If the difference between their remaining amounts is ₹7,000, where savings of A is more than that of B, then find the monthly salary of B. देखिए बताता हूं, ऐसा है कि ये A है, ये B है। ठीक है, A का जो इनकम है, तो इनकम अगर ये X है तो ये X प्लस 11,000 है। ओके, ये इनकम है, ये A का इनकम है, ये B का इनकम है। इनकम, ठीक है। अब यहां कहा जा रहा है कि 15% उसने खर्च किया और 10% भी इसने खर्च किया, मतलब 15% गया और 10% गया, तो बचा कितना, सेविंग कितना, 75% ऑफ जो इनकम है X प्लस 11,000। जल्दी बताइए, ये सेविंग हुआ, ये एक्सपेंडिचर करने के बाद। ठीक है, और बी तो दोनों में 10% करता है ना। शुरू में 10% वो रेंट पे खर्च करता है, फिर 10% हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, तो 20% निकला। तो इसका सेविंग क्या हुआ, 80% of X. This is saving and difference is 7,000. जल्दी बताइए, ये दिया हुआ है कि A का जो सेविंग है वो B से ज़्यादा है। मुझे बताइए, देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, बताता हूँ। 75% ऑफ X, 80% ऑफ X, उधर जाके 5% ऑफ X हुआ। जल्दी बताइए, इस दोनों को उधर भेज दिया।
7,000 को इधर ले आया, लेकिन हमें 75% निकालना है ना 11,000 का। बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे मुश्किल क्या हो रहा है? हमें 11 से मल्टीप्लिकेशन आता है, हम तुरंत ऐसे बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? देखिए 110 से मल्टीप्लाई करना है, तुरंत बोलेंगे ये 5 है, देखिए 2 है, ये 8 है, ये 0 है, इतना है, -7,000 है। जल्दी बताइए। और इसको हम लोग उधर भेज दिए थे तो बोलेंगे कि ठीक है, इज इक्वल टू दिस, यानी 5%, यानी कहने का मतलब कि 5% ऑफ x इज इक्वल टू 1250 रुपीज, 1250। तो व्हाट इज x? मतलब 100%, मतलब 100%। समझ में आ रहा हो तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है, 20 टाइम्स 25,000। x का वैल्यू मतलब a का इनकम। पूछा क्या है? देन फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ b। मंथली सैलरी ऑफ b अगर बोलेंगे तो हमने b का ही x माना है ना, तो यही आंसर है। अगर a का कहते तो 25,000 प्लस 11,000 यानी कि 36,000 होता। क्लियर? समझ गए? आगे बढ़े। कितने शानदार क्वेश्चन है। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। A rectangular park whose length is 60 meter is surrounded by a path whose width is 5 meter। देखिए क्या है। लेंथ तो दे दिया, विड्थ दे दिया जो पाथ से घिरा है। अच्छा, उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑन पाथ इज ₹5,50,000 विद द रेट ऑफ ₹500 पर स्क्वायर मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इन स्क्वायर मीटर। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए मैं मैप बताता हूं। सबसे पहली बात है, ये एक पार्क बना देते हैं। ठीक है, ये एक पार्क बना देते हैं। देखिए और देखिए तो ऐसे बना देते हैं। ठीक है, हम लोग को इनिशियली दिया हुआ है कि ये 60 मीटर है और ये मान लेते हैं कि जो ब्रेड्थ है वो x है, ये 5 मीटर है। 5 मीटर तो 5 और 5 10 तो ये तो 70 हुआ ना, ऐसे करके यहां तक। जल्दी बोली। और ये x है तो x + 5 ये x + 10 हुआ ना। मुझे बताइए, तो पाथ जो है उसका पाथ को लेकर के जो बनता है रेक्टेंगुलर पार्क वो 70 × x + 10 है, जबकि जो पार्क है वो तो 60 × x है। दोनों का जो डिफरेंस है वही पाथ है, पाथ का एरिया है, वहीं पर फ्लोरिंग होना है। तो आप मुझे बताइए इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा 70 × x + 10। ठीक है, बड़े वाले का, उसमें से इसको घटा दीजिए, लेस कर दीजिए 60x। तो एरिया ऑफ द पाथ हुआ। लेकिन एरिया ऑफ द पाथ क्या होगा? तो टोटल एक्सपेंडिचर है ₹5,50,000 और ये 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इसका रेट है। इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये यही एरिया होगा ना। जल्दी से बताइए 1100। अब हम लोग चाहे तो 10 कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए छोड़िए। 70x 60x तो फिर क्या होगा 10x, ये क्या होगा 700
तो 1100 और ये -700, इसका मतलब 400। तो x का वैल्यू क्या हुआ? 40। जल्दी बोलिए। x का वैल्यू 40 हुआ, पर हम लोगों से पूछा क्या है? रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया। तो 60 इंटू एक्स, तो ये L है ना इनिशियली। तो एरिया मतलब रिक्वायर्ड एरिया, एरिया मतलब किसका? रेक्टेंगुलर पार्क का, इनिशियली जो पार्क है उसका, वो क्या हुआ? 60 इंटू 40 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2400 मीटर स्क्वायर। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, समझ गए? आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए सेल्समैन परचेज्ड न्यूज़पेपर्स at ₹2 per newspaper and sold at ₹3 per newspaper। सुनिए, ये तो सोच के सीधा लग रहा है ना कि ₹2 वन न्यूज़पेपर का लगा, खरीद के लाए और ₹3 करके सेल कर दिए। ठीक है। देयर आर 90 अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स, कुछ नहीं भी बिका, 90, which he sold to garbage man at ₹1 per newspaper। One day, ये तो रोज की कहानी है। One day he made a profit of ₹270। How many newspaper did he sold that day? मैं बताता हूं, सही जो तरीका है कि टोटल एक्स नहीं बोलते। दरअसल उसने कुछ बेचा, कुछ नहीं बेच पाया, जिसको गार्बेज वाले को बेचना पड़ा। वो वाला नंबर हमको मालूम है 90, तो 90 अनसोल्ड था, एक्स सोल्ड था, तो टोटल उसने x प्लस 90 खरीदा। तो काम न हो जाए। देखिए मैं बताता हूं, कॉस्ट प्राइस जो है, हमने कहा कि उसने x प्लस 90 खरीदा। आप बोलेंगे इतना टेढ़ा क्यों मान रहे हैं? मैं कहां मान रहा हूं? अरे आप ही तो ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। आप ही तो बोलते हैं मैं पहले x को बेचूंगा ₹3 करके, फिर जो बच जाएगा बाकी 90 उसे बेचूंगा ₹1 करके। तो मैं बोलूंगा ना भाई, x और 90 इतना आपने खरीदा ₹2 करके, एंड दिस इज द प्रॉफिट ₹270। बोलिए 3x 2x, यानी x इज इक्वल टू ट्वाइस 90, 190 कैंसिल हुआ, उधर गया, यानी कि 360। लेकिन बी अलर्ट, x इज नॉट योर आंसर। पूछा है हाउ मेनी न्यूज़पेपर्स डिड ही सोल्ड दैट डे। दैट डे का मतलब हुआ 360 प्लस 90, यानी कि 450। बोलिए होगा कि नहीं? 450। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अगला सवाल, an article is sold at 20% loss. If it is sold at ₹84 more, there would have been a profit of 10%. Find the cost price of the article. देखिए, ऐसा है, मैं बताता हूं। ये ले लीजिए, थोड़ा देखिए, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 100 और हमने सेल किया तो सेलिंग प्राइस है, लॉस होने के कारण 80, और ये 20% का लॉस हो जाता है। ये कहा जा रहा है अगर ₹84 ज्यादा में बेचते, देयर वुड हैव बीन ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी 110। जरा सोचिए, 110 तो खरीदे तो थे 100 में, इतने में, यानी ये जो गैप है ना, ये गैप 30 का है, और ये गैप दिस इज इक्विवेलेंट टू ₹84। तो व्हाट इज 100 का माने क्या? 100 का माने क्या? यही तो पूछा ना। आप मुझे बताइए, ये 280 होगा कि नहीं?
280 होगा कि नहीं, बोलिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला सवाल, नेक्स्ट देखिए, ए मैन इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन ए स्कीम ए ऑन SI फॉर 2 years at a certain rate of interest. चलिए ठीक है, he invested ₹5,000 more for 5 years at twice the rate of interest in scheme B, double rate पर. His interest received from scheme B is 10 times the interest received from scheme A. Find the amount invested in scheme A. मुझे एक बात बताइए कि ऐसा दिया है कि ये स्कीम A है, ठीक है, और ये स्कीम B है, इधर लिखते हैं, ठीक है, ये स्कीम A है और ये स्कीम B है। तो अगर R% पर एनम का रेट हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 2 years में 2R% मिलेगा, और जो भी प्रिंसिपल होगा, लेट द प्रिंसिपल इज कुछ भी, P है, प्रिंसिपल इज P, तो इतना इंटरेस्ट मिलेगा, जल्दी बताइए। और B जो है डबल रेट से 5 years के लिए डिपॉजिट करे तो इतना % इंटरेस्ट मिलेगा, और उसका जो प्रिंसिपल है वो 5,000 मोर है, यानी 5,000 मोर है, तो उसे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। और B को मिलने वाला इंटरेस्ट A की तुलना में 10 टाइम्स है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये सब का कोई माने नहीं, ये सब का कोई माने नहीं। 5 से भी कैंसिल कर दें, 2, क्या बचता है हमारे पास, जरा देखिए कि ये P प्लस 5,000 इज इक्वल टू 1/2, 2P 1P, यानी P इज इक्वल टू ₹5,000। रुक जाइए, पूछा क्या है, हमने P माना है A का प्रिंसिपल, हमसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम A। यस, आंसर यही स्कीम A है, A जो इन्वेस्ट किया गया, प्रिंसिपल। होगा ना, बताइए। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अगला सवाल, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 2 unbiased dices are thrown। कुछ गड़बड़ नहीं है, उसको फेंका जाता है 2। The probability of getting 3 as the difference between the numbers on the 2 dice निकालना है। देखिए, 2 डाइस करने पर हमें पता है कि NS जो होता है, टोटल नंबर ऑफ वेज, वो 6 × 6 यानी 36 होता है। लेकिन जहां तक इवेंट का सवाल है, जो हम चाहते हैं, दोनों के बीच में 3 का गैप होना चाहिए, यानी फर्स्ट पर 1 आया तो दूसरे पर 4 आया, या 4 and 1 आया, तो फिर 3 का गैप रहा। क्यों 2 और 5 क्यों नहीं आ सकता है, और ये 5 2 क्यों नहीं आ सकता है, क्यों 3 6 क्यों नहीं आ सकता है, और 6 3 क्यों नहीं आ सकता है। बस टोटल देखिए 2 4 6, यानी NE जो हम चाहते हैं उसका टोटल नंबर ऑफ वेज 6 है, तो जो प्रोबेबिलिटी है रिक्वायर्ड वो 6/36 यानी 1/6 होनी है। बोलिए, क्लियर, समझ में आया। कैसा लगा बताइए, मजा आया कि नहीं। ये सारे ही 10 क्वेश्चंस एक शिफ्ट के आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनसे आपका जब प्री एग्जाम देंगे तो उसमें कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, क्योंकि ये मेन के क्वेश्चंस हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।